नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है आर रामा कुमार के द्वारा। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में पार्लियामेंट में सीड बिल 2019 इंट्रोड्यूस किया गया। इससे पहले भी देखो सीड बिल 2004 और सीड बिल 2010 पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किए गए थे। जब ये बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किए गए थे तो एक बड़ी डिबेट चल पड़ी थी, क्या ये बिल फार्मर्स यानी किसानों के हित में है या फिर सीड प्रोड्यूस करने वाली बीज प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज के हित में है। उसी प्रकार की डिबेट अब एक बार फिर से चल पड़ी है। सीड बिल 2019 पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया है तो कुछ एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं ये नया बिल जो इंट्रोड्यूस किया गया है पार्लियामेंट में वो फार्मर्स के हित में है, जबकि कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे भी हैं जो बोलते हैं फार्मर के इंटरेस्ट में नहीं है। ये बिल जो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया है ये सीड कंपनीज के इंटरेस्ट में है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो ये उठता है, सीड बिल 2019 पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस क्यों किया गया है? इसका मकसद ये है हाई क्वालिटी मॉडर्न एज कटिंग टेक्नोलॉजी वाले सीड्स फार्मर तक पहुंचाना। मतलब सिंपल भाषा में बात करें, फार्मर्स को ऐसे बीज मिले जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके, फूड प्रोडक्शन हमारे देश में ज़्यादा हो और फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो सके। एक टर्म है सीड रिप्लेसमेंट रेट। सीड रिप्लेसमेंट रेट का मतलब ये होता है कितने परसेंट एरिया में सर्टिफाइड सीड्स बोए गए हैं एज कंपेरिजन टू सेव्ड सीड्स। अब आपके मन में ये आया होगा सर्टिफाइड सीड्स और सेव्ड सीड्स में क्या डिफरेंस है। देखो सर्टिफाइड सीड्स वो सीड्स होते हैं जो सीड कंपनीज के द्वारा या फिर इवन फार्मर्स के द्वारा डेवलप किए जाते हैं, लेकिन जो सीड्स उन्होंने डेवलप किए हैं उनको वो रजिस्टर करवाते हैं, उनका सर्टिफिकेशन होता है और वो सीड्स क्वालिटी के सर्टेन पैरामीटर्स पर खरे उतरते हैं। तो ऐसे सीड्स को कहा जाता है सर्टिफाइड सीड्स। मैं फिर से बोलता हूँ, सर्टिफाइड सीड्स को देखो डेवलप किया गया होता है सीड कंपनीज के द्वारा या फिर इवन फार्मर्स के द्वारा। वो अपने सीड्स को रजिस्टर करवाते हैं और वो सीड्स क्वालिटी के सर्टेन पैरामीटर्स पर खरे उतरते हैं और उनका सर्टिफिकेशन होता है, सर्टिफिकेट उन्हें मिलता है कि हाँ सर्टेन क्वालिटी है इन सीड्स में। ऐसे सीड्स को कहा जाता है सर्टिफाइड सीड्स। और दूसरी तरफ सेव्ड सीड्स क्या होते हैं? पिछले सीजन की फसल से किसान सीड्स को प्राप्त कर लेते हैं और उसका इस्तेमाल किया जाता है अगले सीजन में फसल को उगाने के लिए, तो उन सीड्स को कहा जाता है सेव्ड सीड्स। और देखो सेव्ड सीड से प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं आती है क्योंकि सीड कंपनीज इस प्रकार से सीड्स को डेवलप करते हैं कि बार बार कई सारे सीजन्स में उसका इस्तेमाल ना किया जा सके और फार्मर हमारे पास हर एक सीजन में आए नए सीड्स को परचेज करने के लिए। तो फिर से बोलता हूँ, सीड रिप्लेसमेंट रेट का मतलब ये होता है खेत में कितने परसेंट एरिया में सर्टिफाइड सीड्स बोए गए हैं एज कंपेरिजन टू सेव्ड सीड्स। अगर सर्टिफाइड सीड्स ज़्यादा बोए गए हैं खेत में तो मतलब प्रोडक्टिविटी जो है फसल की वो ज़्यादा होगी। तो ये जो नया बिल इंट्रोड्यूस किया गया है पार्लियामेंट में सीड बिल 2019, इसका मकसद ये है सीड रिप्लेसमेंट रेट को इंक्रीज करना और ये इंश्योर करना मॉडर्न हाई क्वालिटी कटिंग एज टेक्नोलॉजी वाले जो सीड्स हैं वो फार्मर्स तक पहुँचे। अगर हम बात करें अभी कौन कौन से कानून हैं, एक्ट हैं सीड्स रेजीम को रेगुलेट करने के लिए, देखो ग्रीन रेवोल्यूशन के समय एक्ट आया था सीड एक्ट 1966 और बाद में रूल्स भी आए थे 1968 में। 1966 का एक्ट और 1968 के जो रूल्स हैं वो यूएसए के लेजिस्लेशन से इंस्पायर्ड हैं। लेकिन देखो धीरे धीरे सिचुएशन चेंज होना स्टार्ट हुई और समय के अनुसार इंडिया ने कई सारे नए एग्रीमेंट्स और नई ट्रीटीज साइन की, उनको एकोमोडेट करना जरूरी था नए एक्ट में। फॉर एग्जाम्पल 1994 में इंडिया ने ट्रिप्स एग्रीमेंट को साइन किया, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। 2002 में इंडिया ने एक और कन्वेंशन को साइन किया, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स। ये दोनों एग्रीमेंट्स और कन्वेंशन किसके लिए थे?
देखो, सीड कंपनीज के द्वारा जो इनोवेशन की जाती है, नए सीड्स डेवलप किए जाते हैं, तो उनके सीड्स के ऊपर उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए थी ये ट्रीटी और कन्वेंशन। तो इनको साइन करने के बाद जिन जिन देशों ने साइन किया इस ट्रीटी को और एग्रीमेंट को, उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। मतलब फार्मर्स अब फ्रीली सीड्स को एक्सचेंज नहीं कर सकते थे अनलेस वो सीड कंपनीज जिन्होंने सीड्स को डेवलप किया है उनको रिनमरेशन मिल्स के, उनको बेनिफिट मिल्स के। समझ गए? मैं फिर से बोलता हूं, 1994 का ये एग्रीमेंट और 2002 की ये कन्वेंशन, ये सीड कंपनीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए थी, क्योंकि उन्होंने सीड्स को डेवलप किया, वो इनोवेशन लेकर आई। तो अब नए सीड्स जो उन सीड कंपनीज के द्वारा डेवलप किए गए हैं, उनके ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होगा सीड कंपनीज का। रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई इन ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स को साइन करने के बाद। अब फार्मर्स फ्रीली सीड्स को नहीं यूज कर सकते थे, नहीं एक्सचेंज कर सकते थे अनटिल एंड अनलेस वो सीड कंपनीज जिन्होंने सीड्स को डेवलप किया है उनको बेनिफिट मिल्स के। लेकिन देखो, इनके साथ साथ कुछ ऐसी ट्रीटीज भी आई जिससे फार्मर्स को फायदा हो। जैसे 1992 में कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आई थी। इस कन्वेंशन में कहा गया था फार्मर्स के पास जो ट्रेडिशनल वेराइटीज हैं सीड्स की, अगर उनका इस्तेमाल किया जाता है सीड कंपनीज के द्वारा, तो पहले फार्मर्स की इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेनी होगी और बाद में फार्मर्स की ट्रेडिशनल वेराइटीज से अगर नए सीड्स डेवलप किए जाते हैं सीड कंपनीज के द्वारा, तो उसका बेनिफिट किसानों को भी मिलना चाहिए जिनके ट्रेडिशनल सीड से सीड कंपनीज ने नए सीड्स डेवलप किए हैं। यहां पर देखो नीचे, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, यानी नए सीड्स के डेवलपमेंट से जो बेनिफिट होंगे उनका फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयर होगा सीड कंपनीज के बीच और उन किसानों के बीच जिनकी ट्रेडिशनल सीड्स का इस्तेमाल किया गया है नए सीड्स डेवलप करने के लिए। इसके अलावा 2001 में एक और इंटरनेशनल ट्रीटी इंडिया की तरफ से साइन की गई, नाम था इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। इस ट्रीटी ने फार्मर्स के राइट्स को रिकॉग्नाइज किया। ट्रीटी ने रिकॉग्नाइज किया फार्मर्स के पास पूरा पूरा अधिकार है सीड्स को सेव करने का, सीड्स को यूज करने का और सीड्स को एक्सचेंज करने का। बात की जा रही है यहाँ पर सेव्ड सीड्स की, मतलब पिछली सीजन की फसल से किसान कुछ सीड्स प्राप्त करते हैं, उन सेव्ड सीड्स को किसानों के द्वारा यूज किया जा सकता है, एक्सचेंज किया जा सकता है और बेचा भी जा सकता है। तो इंडिया ने इन दोनों ट्रीटी और कन्वेंशन को साइन किया। तो इंडिया के पास एक तरफ जिम्मेदारी थी सीड कंपनीज की इनोवेशन को प्रोटेक्ट करने की, उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करने की, और दूसरी तरफ सरकार के ऊपर जिम्मेदारी थी फार्मर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की। तो दोनों के बीच बैलेंस इस्टेब्लिश करना था सरकार को, और इसीलिए 2001 में जो एक्ट आया, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट 2001, इस एक्ट ने बैलेंस इस्टेब्लिश करने की कोशिश की ट्रिप्स और यूपीओवी के बीच, जो सीड कंपनीज का इंटरेस्ट प्रमोट करते हैं, और दूसरी तरफ सीबीडी और ITPGRFA, ये दोनों कन्वेंशन और एग्रीमेंट फार्मर्स के राइट्स को प्रमोट करते हैं। दोनों के बीच बैलेंस इस्टेब्लिश करने की कोशिश की 2001 के एक्ट ने, जिसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर राइट्स एक्ट 2001। इसके बाद आर्टिकल में जो बोला जाता है उसे आप ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल में ये बोला जाता है, देखो 2001 का जो एक्ट था PPVFR एक्ट, ये तो अच्छा था, सीड कंपनीज और फार्मर्स के इंटरेस्ट के बीच बैलेंस इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई थी। लेकिन जो सीड बिल 2019 है, जिसे अभी पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया है, उस बिल में काफ़ी सारी कमियां हैं और 2001 के एक्ट के स्पिरिट के अगेंस्ट है अभी जो बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके बाद ये भी बोला जाता है आर्टिकल में, अभी जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया है पार्लियामेंट में, वो सीड कंपनीज के हित में है। सीड कंपनीज की, खास करके प्राइवेट सीड कंपनीज की काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई है 1980 के बाद से, और वो काफ़ी समय से मांग करती आई हैं कि सीड एक्ट में बदलाव हो। अभी गवर्नमेंट जो सीड के प्राइसेस पर का रेगुलेशन करती है, उसका डी रेगुलेशन होना चाहिए ताकि सीड कंपनीज मनमानी से सीड्स को बेच के। सीड कंपनीज ये भी मांग करती आई हैं जर्म प्लाज्म का फ्री इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो
फ्रीडम हो सीड्स को सेल्फ सर्टिफाई करने की, और फार्मर्स के पास हक नहीं होना चाहिए प्रीवियस सीजन से प्राप्त किए गए सेव्ड सीड्स को यूज करने का। ये सब डिमांड्स प्राइवेट सीड कंपनीज पिछले काफी समय से करती आई हैं, और कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफी सारी प्राइवेट सीड कंपनीज की मांगों को स्वीकार किया गया है सीड बिल 2019 में। देखो, फार्मर्स सर्टिफाइड सीड्स का इस्तेमाल करें ये तो अच्छी बात है, लेकिन आप फोर्स नहीं कर सकते फार्मर्स को उन सीड्स को यूज करने के लिए जो हाई क्वालिटी की हैं लेकिन जिनके दाम काफी ज्यादा हैं और जिनको डेवलप किया गया है प्राइवेट सीड कंपनीज के द्वारा, क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकेंगे तो उन्हें कर्ज लेना पड़ेगा तो वो कर्ज के बोझ तले दब जाएंगे, और ये एक मेजर रीजन है काफी सारे जगहों पर फार्मर्स के सुसाइड्स का। तो होना क्या चाहिए, जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो हाई क्वालिटी सीड्स को डेवलप करें, और उनके द्वारा जो सीड्स डेवलप किए जाते हैं सरकारी कंपनियों के द्वारा या फिर सरकारी इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, उनको फार्मर्स इस्तेमाल कर सके खेती में। वो सीड्स सस्ते भी होंगे और फार्मर्स ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे उन सर्टिफाइड सीड्स को यूज करने में। ये कोशिश होनी चाहिए थी न्यू सीड बिल 2019 में, लेकिन ऐसा कोई प्रोविजन या फिर आप यूं कहें इस चीज पर फोकस नहीं किया गया है। अब देखो, राइटर 6 पॉइंट्स देते हैं जिसके बेस पे कहा जाता है कि नया जो सीड बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया है वो 2001 के PPVFR एक्ट की स्पीड से अलग है। जैसे सबसे पहला पॉइंट, नया सीड बिल जो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया है वो ये कहता है सीड्स का कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जबकि देखो 2001 का PPVFR एक्ट ये एक्ट वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन की बात करता है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की बात नहीं करता है। तो अलग अलग चीजें हैं नए सीड बिल में और 2001 के एक्ट में। इसका रिजल्ट ये निकल सकता है कई सारे सीड्स जो रजिस्टर्ड हो सकते हैं सीड बिल में, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है 2001 के PPVFR एक्ट में। आप एज्यूम कीजिए कोई सीड वैरायटी डेवलप की गई है सीड कंपनी के द्वारा, लेकिन ट्रेडिशनल सीड वैरायटी जिसको फार्मर के द्वारा डेवलप किया गया था उससे डिराइव्ड है वो सीड वैरायटी जिसे सीड कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है। आसान भाषा में बोलूं, कोई किसान है मोहनलाल के पास ट्रेडिशनल वैरायटी का सीड था और सीड कंपनी ने मोहनलाल के ट्रेडिशनल वैरायटी के सीड का इस्तेमाल करके नया सीड डेवलप किया। अब देखो, मोहनलाल का ट्रेडिशनल वैरायटी का सीड जो था वो तो रजिस्टर्ड था नहीं, लेकिन सीड कंपनी जिसने मोहनलाल की ट्रेडिशनल वैरायटी की सीड का इस्तेमाल किया नए सीड को डेवलप करने के लिए वो रजिस्टर्ड है। तो सारे के सारा जो फायदा होगा, मार्केटिंग बेनिफिट्स होंगे, वो सीड कंपनी को होंगे और मोहनलाल को कोई फायदा नहीं होगा जिसकी ट्रेडिशनल सीड वैरायटी से कंपनी ने सीड को डेवलप किया है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। देखो, 2001 का PPVFR एक्ट जो है वो ये बोलता है सभी जो एप्लीकेशंस होंगी रजिस्ट्रेशन की उनमें कंप्लीट डिटेल्स होनी चाहिए कि सीड्स को डिराइव कहां से किया गया है, मतलब कौन से ट्रेडिशनल वैरायटी के सीड से सीड्स को डेवलप किया गया है। इसका फायदा ये होता, पता लग जाता, मतलब एप्लीकेशन में जब सीड कंपनीज बताती कि हमने इस किसान के इस ट्रेडिशनल वैरायटी के सीड से नया सीड डेवलप किया है, तो फायदा पहुंचाया जा सकता था उस किसान को भी जिसके ट्रेडिशनल वैरायटी के सीड से नया सीड डेवलप हुआ है। लेकिन सीड बिल सारी इंफॉर्मेशन नहीं मांगता है, बिना कंप्लीट इंफॉर्मेशन के सीड को डेवलप किया जा सकता है सीड बिल के अकॉर्डिंग। तो इससे जो सीड कंपनीज हैं वो सारा प्रॉफिट कमा लेंगी और वो किसान जिनकी ट्रेडिशनल वैरायटीज ऑफ सीड से नया सीड डेवलप किया गया है उनको कोई फायदा नहीं होगा। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। देखो, 2001 का जो PPVFR एक्ट है ये कहता है कि सीड कंपनीज एक निश्चित पीरियड के खत्म होने के बाद अपने सीड्स का फिर से री रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकती। लेकिन अभी जो पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस किया गया है वो ऐसी कोई रोक नहीं लगाता है प्राइवेट सीड कंपनीज पे। मतलब अब प्राइवेट सीड कंपनीज जो हैं अपने सीड्स का इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं, फिर से वो अपने सीड्स का बार बार री रजिस्ट्रेशन करवाएंगी और इससे तो एवरग्रीनिंग ऑफ सीड्स हो जाएगी। मतलब
किसानों के पास फ्री यूज करने के लिए सीड्स होंगे ही नहीं, क्योंकि सीड कंपनीज वैलिडिटी खत्म होने के बाद फिर से अपनी सीड्स का री रजिस्ट्रेशन करवा लेंगी। इसके बाद बात करते हैं चौथे पॉइंट की। चौथे पॉइंट में कहा जाता है, देखो सीड प्राइसेस का रेगुलेशन करने की बात तो कही गई है, लेकिन जो प्रोविजन रखा गया है वो काफी ज्यादा वेग है। फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा मांग की जाती रही है कि जो प्राइवेट सीड कंपनीज हैं वो सीड्स के दाम काफी ज्यादा बढ़ा देती हैं, तो प्राइसेस को रेगुलेट करना जरूरी है। और जबकि सीड कंपनीज ये बोला करती थी कि प्राइसेस का डीरेगुलेशन हो, प्राइसेस को रेगुलेट ना किया जाए, तो एक प्रकार से जो प्रोविजन किया गया है सीड बिल 2019 में, इससे जो सीड कंपनीज हैं वो अपनी मर्जी से सीड्स के दाम तय कर सकेंगी और मजबूरी में किसानों को महंगे सीड्स परचेज करने पड़ेंगे, तो उनकी जो लागत है खेती की वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसके बाद पांचवा पॉइंट, देखो 2001 के PPVFR एक्ट में ये बोला गया था, अगर किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा, सीड कंपनी के द्वारा कोई सीड डेवलप किया गया है और वो रजिस्टर्ड है, लेकिन जो दावा किया गया था उस प्रकार से प्रोडक्टिविटी नहीं आती है, किसान अगर उस सीड का इस्तेमाल करते हैं तो किसान कंपनसेशन की मांग कर सकते हैं। क्योंकि देखो किसानों ने महंगा सीड खरीदा था, लेकिन जो दावा किया गया था कि प्रोडक्टिविटी ऐसे आएगी और उस प्रकार की प्रोडक्टिविटी नहीं आई है, तो किसान कंपनसेशन मांग सकते हैं उस सीड कंपनी से कि भैया हमें पैसा वापस दो, हमने इतना महंगा सीड खरीदा था लेकिन जो पैदावार हुई है वो बहुत ज़्यादा खराब हुई है। लेकिन देखो नया जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया है उसमें ये प्रोविजन डाइल्यूट कर दिया गया है। बोला यह गया है कि कंपनसेशन के लिए जो फार्मर्स हैं वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत कंज्यूमर अथॉरिटीज के पास यानी कंज्यूमर कोर्ट के पास जा सकते हैं। लेकिन देखो कंज्यूमर कोर्ट जो है वो एक आइडियल और फ्रेंडली इंस्टीट्यूशन नहीं है जिसके पास फार्मर्स अप्रोच कर सकें और वो किसानों को जल्दी से कंपनसेशन दिलवा दें। मतलब अब ये है कि महंगा सीड्स खरीदने के बावजूद अगर पैदावार नहीं बढ़ती है तो किसान कोशिश तो करेंगे कि उन्हें कंपनसेशन मिले, लेकिन उन्हें आसानी से कंपनसेशन नहीं मिल सकेगी, क्योंकि जो कंज्यूमर कोर्ट्स हैं वो किसानों को जल्दी से कंपनसेशन नहीं दिलवा पाएंगी। लास्ट में आता है सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट में ये बोला जाता है, देखो एक प्रोविजन ये भी ऐड किया गया है नए सीड बिल में कि गिवन कंडीशंस में अगर फार्मर्स सीड का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें डिजायर्ड क्वालिटी नहीं मिलती है तो उन्हें कंपनसेशन मिलेगी। अब देखो गिवन कंडीशंस जो टर्म है काफी ज्यादा वेग है। सीड कंपनीज तो हमेशा बोलेंगी कि देखो जो कंडीशंस हमने बताई थी उन कंडीशंस में फार्मर्स ने सीड्स का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए हम उनको कंपनसेशन नहीं देंगे। तो ये गिवन कंडीशंस टर्म है ना, इससे तो किसानों को कंपनसेशन मिलना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो अंत में आर्टिकल में एक बार फिर से बोला जाता है कि नया जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया है पार्लियामेंट में, ये सीड कंपनीज के इंटरेस्ट को ज्यादा प्रमोट करता है और फार्मर्स के हित की बात नहीं करता है। सीड कंपनीज का ज्यादा जो फोकस है वो हाइब्रिड सीड्स पर है, क्योंकि हाइब्रिड सीड्स को अगले सीजन में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो आगे आगे किसानों को और ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा अगर ये बिल पास हो जाता है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।